नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हम कृषि विज्ञान केंद्र उजवा दिल्ली में मौजूद हैं। गर्मियों के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल से जुड़े हुए सवाल होंगे। इस टाइम में जो है चारे के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा और लोबिया। फुट एंड माउथ डिजीज़ भी कुछ होते हैं, वो भी उसमें हो जाता है। एंथ्रेक्स है एक बीमारी, वो भी हो जाती है। तो पशु में इस तरह से कई बीमारियां होती हैं। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। और इस वक्त हम कृषि विज्ञान केंद्र उजवा दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम किसान यहां मौजूद हैं और विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं हमारे विशेषज्ञों का। मैं डॉक्टर समरपाल सिंह, विशेषज्ञ सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली उजवा। डॉक्टर जयप्रकाश गोदारा, पशुपालन विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा। मैं डॉक्टर डी.के. राणा, हेड कृषि विज्ञान केंद्र उजवा दिल्ली। मेरा नाम डॉक्टर रितु सिंह है, मैं गृह विज्ञान विशेषज्ञ हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली में। जोरदार तालियां बजाइए विशेषज्ञों के लिए इस कार्यक्रम में जुड़ने पर, और जोरदार तालियां अपने लिए भी बजाइए क्योंकि तमाम किसान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद। और किसान प्रश्न मंच जिस तरह से लगातार हमारे जो किसान भाई उनसे प्रश्न पूछता है और उत्तर देते हैं हमारे किसान भाई बहन, और उसके बाद उनको सम्मानित किया जाता है विशेषज्ञों के द्वारा। और लगातार सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज किसान प्रश्न मंच की टीम जिस तरह से उजवा में पहुंची है, और आज भी हम सवाल करेंगे और जवाब देंगे हमारे किसान भाई बहन। शुरुआत आज करेंगे गर्मियों के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल से जुड़े हुए सवाल होंगे जिसके जवाब आप लोगों को देने हैं। इसलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल आप लोगों से पूछते हैं, गर्मियों के मौसम में दुधारू पशुओं में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला सवाल, गर्मियों के मौसम में दुधारू पशुओं में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जल्दी से हाथ उठा लीजिए जिसको भी इसका जवाब पता है। तो देखिए, हाथ उठने शुरू हो चुके हैं और हम लोगों के पास पहुंचेंगे और उनसे जानेंगे। तो शुरुआत आगे से ही करते हैं, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेश रघुवंशी है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। इंदार गांव है, शिवपुरी जिला है मेरा। सर, गर्मियों के मौसम में पशुओं को रखने के लिए उन्हें व्यवस्थित एक शेड का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें कि हवा का आवागमन अच्छे तरीके से होना चाहिए। और उनके खान पान से संबंधित उनमें क्या है, जो हरा चारा है उसका हरा चारा और सूखा चारे का अनुपात, हरे चारे का अनुपात थोड़ा गर्मियों में बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो दीपांशु बता रहे हैं हरा चारा और उनका रखरखाव जो है बेहतर होना चाहिए। और भी लोगों ने हाथ उठाए थे, तो जल्दी से खड़े हो जाइए जिन्होंने हाथ उठाया था। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं रोहिणी दिल्ली से हूँ जी। तो मेरे को लगता है कि जो शेड बनता है उसमें कॉटन की कर्टेन लगाकर जो है और उस पर पानी स्प्रिंकल करना चाहिए जिससे उनको ठंडक महसूस हो, बेटर रहेगा उनके लिए, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। तो यही लगता है मेरे को। तो टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहिए। जिस तरह से अपने जीवन में टेम्परेचर का महत्व होता है, उसी तरह से पशुओं के जीवन में भी इसको वो महत्वपूर्ण बता रहे हैं किसान भाई। और भी किसान भाई हैं जिन्होंने हाथ उठाए थे, जल्दी से खड़े हो जाइए और बताइए। सर, मेरा नाम समुंदर सिंह है, मैं हरियाणा रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। सर, गर्मियों में हमारा सबसे ज़्यादा होता है प्रभाव कि मौसम की वजह से जो गर्मी का टेम्परेचर होता है वो एकदम में गिर जाता है, और गर्मी जैसी आती है एकदम वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है जिससे कि हमारे पशुओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमें सबसे पहले तो टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए उसकी टीन शेड के ऊपर जैसे भूसा वगैरह डालना चाहिए, और जो हरा चारा है उसको मिनिमम बोरने से 40 दिन के बाद ही अपने पशु को खिलाए,
ताकि वो उसे अफारा वगैरह के रोग आते हैं उससे बच सके। ठीक है, मेनली टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, ये दीपेंद्र जी कह रहे हैं। ये भी किसान हैं और भी किसान भाई हैं जिन्होंने हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो सकते हैं। तो देखिए युवा किसान भी हाथ उठा रहे हैं, तो उनसे भी जानते हैं, उनसे भी समझते हैं। मेरा नाम मृत्युंजय है, मैं शिकारपुर गांव से हूँ, न्यू दिल्ली से। जैसा कि हम सभी देखते हैं अब फीड चेंज हुई है, ड्राई मैटर आया है जिसको हम तूड़ी कहते हैं। तो इस दौरान क्या है, जो हमारे पशु हैं उनकी रेगुलर डिवॉर्मिंग करनी चाहिए और उनकी प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए जिनसे उनको गर्मी कम लगे, और रॉक सोल्ट का यूज़ करना चाहिए जिनसे उनको अफारा वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए मृत्युंजय बैठिए, तो तमाम किसान भाई लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से मेंटेन करना है हमें टेम्परेचर, क्योंकि अगर उनको गर्मी लगेगी वो परेशान होंगे तो बीमारियां होंगी, जिससे लगातार पशुओं को दिक्कतें आएंगी। लेकिन अब इस सवाल का जवाब हमने लिया, अब ये देखना है कि किसका जवाब बिल्कुल सही था, सटीक था, ये विशेषज्ञ तय करेंगे। इसलिए विशेषज्ञों पर मैं छोड़ता हूं और इसकी बेहतर जानकारी भी हमारे विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी हमारे किसान भाइयों को, ये भी मैं चाहता हूँ। जैसे कि सभी किसान भाई काफ़ी जागरूक लगे, इन्होंने काफ़ी अच्छे जवाब थे सभी के। तो इसके अंदर जैसे हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा शेड है, तो शेड सबसे पहली चीज़ है कि एक छायादार जो आपका शेड है उसके आसपास छायादार वृक्ष लगाएं, या जैसे इन्होंने बताया कि जो टाटी है उसका आप लगा के पर्दा एज ए पर्दा लगा के उसके ऊपर पानी का स्प्रिंकलर कर सकते हैं, और पशु के लिए स्वच्छ पानी। और जैसे कि काफ़ी डीप में भी इन्होंने बताया कि जैसे कि भी डिवॉर्मिंग है इस मौसम में, कि खासकर जैसे कि अब भूसा ज़्यादा है, हरा थोड़ा कम मात्रा में रहेगा, तो अफारे की समस्या पशुओं में रहती है, तो उसके लिए भी इन्होंने बताया, तो वो भी काफ़ी सही जवाब है। तो उसको थोड़ा अगर साइंटिफिक अगर हम ज़्यादा डीप में जाएँ तो उनका कहेंगे, पर बाकी एक हमारे बुजुर्ग किसान थे तो उन्होंने पूरा डिटेल में बताया आपको, कि जैसे अभी कुछ युवा हैं तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया। तो अगर इनमें से चयन किया जाए तो थोड़ा काफ़ी मुश्किल ही मानिए, तो मैं थोड़ा सा जो हमारे वरिष्ठ किसान हैं उनका कहूँगा कि उनका भी जवाब थोड़ा सही है। दीपेंद्र जी आ जाइए, आपका जवाब बिल्कुल सही माना गया, इसलिए आपको दिया जाता है किसान कप, और किसान कप आपको देंगे यहाँ क्योंकि आपने कोशिश की और कोशिश कामयाब हुई है, इसलिए जोरदार तालियां दीपेंद्र जी के लिए बजाइए। बहुत शुक्रिया आपका सही जवाब देने के लिए, बैठिए आप। तो देखिए तमाम जो किसान हैं वो जवाब दे रहे हैं और किसान कब के हकदार बन रहे हैं विशेषज्ञों द्वारा, और विशेषज्ञ ये तय कर रहे हैं कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक था। तो इसलिए इस सिलसिले को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे और सवालों की बौछार लगातार इस मंच पर करते रहेंगे। तो इसलिए एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ आप लोगों से पूछेंगे जिसका जवाब आप लोगों को देना है, और आप जानते हैं आपने सही जवाब दिया तो किसान कप का हकदार यहां आपको बनाया जाएगा। तो इसलिए बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है और फिर आप लोगों को जवाब देना है। तो सुनिए, गर्मियों के मौसम में पशुओं में क्या क्या रोग होते हैं ये आपको बताना है, तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए। देखिए गर्मियों के मौसम में पशुओं में क्या क्या रोग होते हैं, पशुओं को रोग जो होते हैं वो आपको बताने हैं। तो अगर आप बताएंगे तो आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। तो जल्दी से देखिए शुरुआत से ही हाथ उठने लगे हैं और यहाँ किसान बहन ने हाथ उठा लिए हैं, तो इसलिए सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, आपसे जाने। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण गोला है, मैं रोहिणी दिल्ली से हूँ। और गर्मियों के मौसम में पशुओं में बहुत सारे रोग देखे जाते हैं, जिसमें पीपीआर एक मुख्य है, और फुट एंड माउथ डिजीज़ भी कुछ होते हैं, वो भी उसमें हो जाता है। एंथ्रेक्स है एक बीमारी, वो भी हो जाती है। तो पशुओं में इस तरह से कई बीमारियां होती हैं जिन्हें हमें उनकी रोकथाम हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये किसान बहन है प्रवीण बहन, और उन्होंने बताया कि किस तरह के रोग होते हैं जो गर्मियों में पशुओं में देखे जाते हैं। और भी किसान भाई हैं जो हाथ उठा सकते हैं और बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या है और किसान कब पा सकते हैं। तो इसलिए बिना देरी किए हाथ उठाइए और बताइए कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो गर्मी में पशुओं में होते हैं। आप उठना चाह रहे थे, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार मेरा नाम है, मैं बिहार से हूँ। हाँ सर, गर्मी में उसको चिकन पॉक्स एक बीमारी है वो हो जाती है, और फीवर ये सब। चलिए ठीक है, बैठिए। तो देखिए चंदन भी कोशिश कर रहे थे और उन्होंने भी बताया कि कौन सी बीमारियां हैं जो हो जाती हैं, और भी लोग हैं जो बता सकते। देखिए किसान हैं जो खड़े हो गए हैं, नाम बताएंगे? एमडी यासीन फ्रॉम दीनपुर, नई दिल्ली से हूँ सर। गर्मी में आने वाली बीमारियां सर, जैसे गाय में है थनेला की बीमारी आ जाती है, जिसमें दूध देने में परेशानी होती है जानवर को। दूसरा अफारे की बीमारी है जो चारा बदलने के चेंज होने की वजह से वो आ जाती है। इसमें 2-3 बीमारियां खास होती हैं, इनका खास ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद। देखिए यासीन भी बता रहे हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसका खास ख्याल रखना चाहिए, जिनसे बचाने के लिए पशुओं का बेहतर इंतजाम होना चाहिए। और इसीलिए और भी किसान हैं जो यहाँ बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, तो जल्दी से खड़े हो जाइए।
क्या नाम है आप? मेरा नाम चरत सिंह है, मैं सवापुर गांव दिल्ली से हूँ जी। आजकल गर्मियों में पशुओं को एक तो अफारे की समस्या आती है ज़्यादा चारा बदलने की वजह से। दूसरा उनके चिचड़ी और जुएं वगैरह हो जाती हैं जो बाह्य परजीवी होते हैं जो उनको खून को चूसते हैं और बीमारी पैदा करते हैं पशुओं में। ये ज़्यादा दिक्कत आती है पशुओं में। तो देखिए चरण सिंह भी बता रहे हैं कि देखिए अफारा की बीमारी और इसके अलावा जो वो बीमारियां बता रहे हैं इतनी ठीक हैं, ये तो विशेषज्ञ तय करेंगे, लेकिन कोशिश उन्होंने की है। बैठ जाइए। और भी किसान कोई बताना चाहता है, कोई समझाना चाहता है या कोई संदेश अपना जो और किसानों तक पहुंचाना चाहता हो, लेकिन तमाम किसानों ने जवाब दिया है। उसके बाद अब वक्त आता है कि विशेषज्ञ तय करेंगे कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है और जो जवाब दिया गया है उससे किसानों को कितना लाभ होगा ये भी वो बताएंगे और बेहतर तरीके से इसका क्या उत्तर हो सकता है ये भी हम विशेषज्ञों से कहेंगे कि वो हमारे किसान भाइयों और दर्शकों को बताएं। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो जैसे हमारे ये किसान बहन उन्होंने बताया, इन्होंने पीपीआर और इनका ये जैसे कि इन्होंने एक बकरी पालन का वो ले लिया कि जैसे हमारा क्वेश्चन था कि दुधारू पशुओं में, तो उन्होंने जैसे बताया कि अभी इस समय में हीट स्ट्रेस सबसे पहली चीज़ है कि जैसे ही तापमान बढ़ रहा है तो हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए अगर हमारे पास हरा चारा उपलब्ध है तो वो हमें देना चाहिए, पानी की उपलब्धता है। और फिर आगे अब जैसे ही आपका भूसा आएगा तो उससे पहले हमें डिवॉर्मिंग, क्योंकि इसमें क्या है कि ज़्यादातर देखने को आपको कि भी डायरिया दस्त की बीमारी भी काफ़ी देखने को इस टाइम मिलेगी। अफारे की भी बताई जैसे किसानों ने, तो अफारा भी एक है। तो इसके लिए बचाव के लिए हमारा सबसे पहले तो है इस समय हम पशु के लिए स्वच्छ पानी रखें और उस समय पे डिवॉर्मिंग यानी कि कृमिनाशक दवा पहले उसकी डिवॉर्मिंग करवाएं। फिर जो आपकी जैसे इन्होंने मैस्टाइटिस थनैला रोग बताया कि दुधारू पशुओं में, तो उसके बचाव के लिए जो से अपना साफ़ सफाई सबसे, क्योंकि ये एक मैनेजमेंटल डिजीज़ है तो इसके अंदर आप सबसे पहले पशु का जो पशुशाला है उसको साफ़ सफाई रखें। वहाँ दूध निकालते वक्त जो उससे मिल्क हैंडलर बोलते हैं जिसको जो दूधिया निकालते हैं तो उसको अपना लाल दवाई से अपने हाथ धो के जो उसके थन है लेविटी उसको भी अच्छे से साफ़ करके फिर दूध निकालना चाहिए, क्योंकि ये एक मैनेजमेंटल डिजीज़ है। तो इसमें जितनी आप सफाई रखेंगे उतना ही इसमें आपको लाभ मिलेगा। तो जैसे ये होगी। और इसी तरह के एक निमोनिया भी इस मौसम में छोटे बच्चों में निमोनिया भी देखा जाता है, तो उसके लिए आप जो इसका एरिया है पशु का उसका जैसे जहाँ आपका भूसा बन रहा है तो धूल मिट्टी से थोड़ा सा बचाव रखें, जो पशुशाला के नीचे पानी का छिड़काव रखें। और अब आगे आ जाता है वैक्सीनेशन कि जैसे अब टीकाकरण भी इस समय अब जैसे उन्होंने कई बताया भी मुंह खुर की भी बीमारी है, गलघोटू भी है और एक ब्रुसेला भी है। तो इन तरीके की जो 3-4 ये बीमारियां हैं इनके लिए टीकाकरण भी इस समय आप अवश्य करवा लें। और एक जैसे अब इस मौसम में चिचड़ी जैसे कि टिक्स की समस्या आती है तो उसके लिए भी आपकी अलग जो दवाई आती है जैसे आइवरमेक्टिन है, इस तरीके के कई स्प्रे भी आते हैं तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इससे जो मेरे को लगा तो जो आपका मोहम्मद यासीन इनका थोड़ा मैं जवाब थोड़ा सा सही उस दिशा में कहूँगा तो इनका सही है। ठीक है, मोहम्मद यासीन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया है और किसान कप के हकदार बन रहे हैं। मोहम्मद यासीन इधर आ जाइए, जोरदार तालियां इनके लिए एक बार फिर से बजा दीजिए क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया और कोशिश की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए आप लोगों से भी कहेंगे कि आप भी कोशिश करते रहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन आपका। तो देखिए लगातार हम सवाल कर रहे हैं आपसे और जवाब आप लोग दे रहे हैं, इसलिए इस सिलसिले को हम बिना देरी किए आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे एक और क्वेश्चन जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो इसलिए बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है और इसके बाद हम आपके पास आएंगे, आपसे सवाल का जवाब लेंगे। तो सुनिए, गर्मियों के मौसम में पशुओं को कौन कौन सा हरा चारा दे सकते हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए और हाथ उठने लगे हैं। देखिए लगातार कोशिश की जा रही है लेकिन उन्हीं लोगों के हाथ नजर आ रहे हैं जो किसान कप से पहले ही नवाजे जा चुके हैं, इसलिए और लोगों से भी मैं कहूंगा कि और लोग भी हाथ उठाएं जो यहां मौजूद हैं, इसलिए आपके पास हम आएंगे और आपसे जानेंगे। जल्दी से आगे से ही समझते हैं तो इसलिए खड़े हो जाइए। नाम बताइए। सर दीपेश रघुवंशी, मध्य प्रदेश से हूँ मैं। सर ज्वार है, नेपियर है, लूशन घास है, ये गर्मियों में प्रमुख रूप से दिए जा सकते हैं पशुओं को। तो दीपेश बैठिए। तो दीपेश भी देखिए कोशिश कर रहे हैं लगातार, और भी लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, उनके पास भी हम आएंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके पास क्या जानकारी है जो हमारे दर्शकों तक पहुंचे, ताकि कौन सा चारा वो देते हैं जिसका सही जवाब होगा। उन्हें पता है कि उन्हें किसान कब से नवाजा जाएगा। ये बहन लगातार प्रयास कर रही हैं। जल्दी से नाम बताइए। प्रवीण नाम है मेरा, दिल्ली से। हम लोग लोबिया, मक्का, सेम, बाजरा
और अगर गर्मियों के मौसम में हमें वो ना मिले, हरा चारा ना मिले, तो हम ड्राई साइलेज भी उसको दे सकते हैं, जानवर को सुखा के, जिसको हम अचार बना के देते हैं, वो भी हम उनको दे सकते हैं। देखिए बैठिए बहन, बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार कोशिश कर रही हैं, चाहे वो किसान भाई हो बहन हो, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। और भी यहाँ किसान भाई हैं जिन्होंने हाथ उठाया था, इसलिए कुछ और युवा हैं जो हाथ उठा रहे थे, उनसे भी जानते हैं। आपने हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम मृत्युंजय है, मैं शिकारपुर गांव न्यू दिल्ली से हूं। जैसे कि हम सभी लोबिया, ज्वार, ये सब तो है ग्रीन फोडर। जैसे कि हम देखते हैं विंटर्स में ना हमारे पास ग्रीन फोडर काफ़ी तादाद में होता है, तो उसको हम उसी वक्त अगर हम उसको स्टोर कर लें एज अ सीलेज, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाल दें, तो ईजिली 6 से 8 महीने हमारा वो भी निकाल देता है, जिससे कि हमारे जानवर को कमी नहीं आती है ग्रीन फोडर की। देखिए मृत्युंजय कोशिश कर रहे हैं सही जवाब देने की। बैठिए, और भी यहाँ किसान हैं जिन्होंने हाथ उठाए थे, तो वो जल्दी से अपना हाथ एक बार फिर से उठा सकते हैं और बता सकते हैं कि उनके पास क्या जवाब है, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या वो बताना चाहते हैं। जल्दी हो जाइए। चरण सिंह जी लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर, गर्मियों के समय में पशुओं को हरे चारे में सबसे बेहतर मक्का, ज्वार और लोबिया ये ज़्यादा सूटेबल है। इनके खनिज लवण की भी पूर्ति करता है और शरीर को सही रखता है हरा चारा। ठीक है, बैठिए। मक्का, ज्वार और लोबिया बता रहे हैं चरण सिंह, और तमाम जो किसान भाई बहन हैं वो जवाब दे रहे हैं। देखिए एक बार फिर से हाथ उठाया आगे से, इसलिए उनका भी जवाब लेंगे और उनसे भी जानेंगे। नाम? मेरा नाम प्रदीप है, रोहिणी से, दिल्ली से। मक्का, ज्वार, लोबिया तो है ही, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि पालक भी दिया जाता है जानवरों को चारे के रूप में, जो है वो भी खिलाया जा रहा है। हरा चारा काफ़ी बेटर रहता है वो, तो जैसे गौशाला वगैरह पे भी जाते हैं तो वहाँ भी पालक गायों को खूब खिलाया जाता है। तो देखिए हरा चारा तो दिया जाता है, लेकिन पालक भी दिया जाता है, प्रदीप का कहना है। लेकिन इससे हमारे विशेषज्ञ कितने संतुष्ट होते हैं और वो क्या जानकारी रखते हैं जो हमारे विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को, तो मैं उनसे कहूंगा वो ये भी डिसाइड करें कि किसका जवाब बिल्कुल सही है, और वो ये भी बताएं कि कौन सा चारा दिया जा सकता है या देना चाहिए। जी बिल्कुल, जितने भी लोगों ने बताया है ये चारे के बारे में, सभी ने कुछ ना कुछ बताया है, कोशिश की है बताने की। मगर इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो चारा, हरा चारा है, हरा चारे में 2 तरीके का चारा होता है। एक तो चरई बाजरा हो गया, दूसरा इसमें दलहनी चारा हो गया। तो कुछ लोगों ने बताया था कि दलहनी चारा जैसे लोबिया है उसका भी बताया था ऐड करना, क्योंकि चारे का प्रबंधन दूध उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें चारे का हम किस प्रकार से दें और कौन कौन से चारे दें, ये भी बहुत मायने रखता है। अगर हमारा जो राशन है, हमारा चारा है, वो संतुलित है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड की मात्रा जो है एकदम बैलेंस है, तो हमारा दूध का उत्पादन जो है पशु का अच्छा रहेगा और पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हमें जो चारा देना है वो बैलेंस देना है। उसमें हमें जैसे चरई बाजरा किसान भाई बोते हैं, उसके साथ जो है ये लोबिया है, लोबिया दलहनी फसल है। अगर लोबिया का अगर बुवाई कर दें और उसको पशुओं को खिलाएं लोबिया को, तो उससे प्रोटीन की मात्रा जो है पशु को मिलती है और उसमें दूध उत्पादन बढ़ता है। तो लगभग सभी ने कुछ ना कुछ बताया था ठीक, मगर जो कम्प्लीटली जो बताया कि जैसे इस समय देखोगे चारे की भी कमी है, तो उसमें साइलेज वगैरह बना के भी मतलब प्रयोग करते हैं पशुओं के लिए, जिससे क्या है उनका दूध का जो उत्पादन है बना रहता है, दूध के उत्पादन में कमी नहीं रहती है। तो ये मैडम है, इन्होंने जो बताया था थोड़ा उसके साइलेज के बारे में बताया, और उसके जो भी बाकी जो चारे वाली फसल हैं। प्रवीण गोला जी जो है, इनका जो आंसर है वो ठीक है। तो प्रवीण गोला जी को यहाँ किसान कप से नवाजा जाता है। देखिए कोशिश बार बार कर रही थी, लेकिन इस बार इनका जवाब सिलेक्ट हुआ है और विशेषज्ञ द्वारा इनको नवाजा जा रहा है। तो जोरदार तालियां बजाने में कंजूसी मत कीजिए। शुक्रिया। तो देखिए यहाँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए यहाँ कोशिश कर रही थी वो, और ये कोशिश उनकी कामयाब हुई है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा।
ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस सिलसिले को जो लगातार यहां जारी है उसको आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से आपसे प्रश्न पूछते हैं और आप सभी से कहेंगे कि उत्तर देने की कोशिश सभी लोग करें। इसलिए देखिए प्रश्न आपको बहुत गौर से सुनिए, इसी से जुड़ा हुआ, गर्मियों से जुड़ा हुआ, पशुओं से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है। इसलिए गर्मियों के मौसम में कौन कौन सा हरा चारा उगा सकते हैं ये आपको बताना। तो देखिए उगाने से रिलेटेड ये सवाल है और जिसका जवाब आप लोगों को देना है। शुरुआत आगे से हो चुकी है, हाथ उठ चुके हैं, इसलिए शुरुआत आगे से ही करते हैं। खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम सुशील लांबा है, मैं कुतोड़ से हूँ। इस टाइम हमें जई बरसिम और जवार मक्का बो सकते हैं हम इस गर्मी के टाइम में। सर सुशील लांबा जी बैठिए, लंबा जवाब हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं और आपसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज है जी, टिकरी कलान दिल्ली से रहने वाला हूँ। जवार, बाजरा, मक्का, लोबिया यही है गर्मी के मौसम की। बरसीम भी हो सकता है इसमें, बारहमासी वाला। और घास है 2-3 अब जो नए आए नेपियर घास है, ये भी आ रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए पृथ्वी राज भी बता रहे हैं कि पृथ्वी पर कौन कौन से हरा चारा उगा सकते हैं आप लोग। और भी यहाँ किसान भाई बहन हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास भी आएंगे, उनसे भी जानेंगे। तो जिन्होंने हाथ उठाया था वो खड़े हो सकते हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम सुंदर सिंह है, मैं हरियाणा रेवाड़ी से हूँ। आजकल गर्मियों में हम जवार, बाजरा, मक्का और लोबिया की हरा चारे की फसल बो सकते हैं जो अपने पशुओं को दे सकते हैं। इनसे हमारे पशुओं में दुधारू होने की ज़्यादा मतलब की मात्रा में दूध देंगे और स्वस्थ रहेंगे। बैठ जाइए समंदर जी। आगे भी और भी किसान हैं जिन्होंने हाथ उठाया था, वो भी बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ और किसान हैं जो बताना चाहते हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, दीनपुर गांव से, नजफगढ़ दिल्ली से। गर्मी मौसम में आप बाजरा, जवार, बाजरी और अलग घास आती है, नेपियर घास, कई तरह की घास आती है, वो आप खिला सकते हैं और पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा के रखें गर्मी टाइम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ बाजरा और बाजरी और घास आप उगा सकते हैं, नेपियर घास के बारे में वो बता रहे हैं। और भी किसान भाई हैं जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं कि कौन सा चारा उगाना चाहिए, ये सवाल है और जिसका जवाब आप लोग दे रहे हैं लगातार। नाम बताइए। मेरा नाम शैलेश राणा है, मैं गांव सावापुर दिल्ली से हूँ। इस टाइम में जो है चारे के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा और लोबिया, और इस टाइम में नेपियर घास भी हो सकती है, नेपियर घास भी देते हैं। बैठ जाइए, और भी किसान बता सकते हैं जो समझा सकते हैं। खड़े हो जाइए आप। मेरा नाम नरेश कुमार है जी, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, रेवाड़ी जिले से। इसमें इस मौसम में लोबिया, बाजरा जी, ज्वार, बाजरे और उसको बाजर कह देते हैं, और दूब वगैरह, नेपियर घास वगैरह, ये हम हरे चारे में यूज कर सकते हैं। बैठ जाइए नरेश जी। तो देखिए नरेश जी ने भी जवाब दिया है बिल्कुल नरेश वाले अंदाज में, और उन्होंने कहा कि बाजरा, बाजरी, नेपियर घास और भी चीजें उन्होंने बताई हैं जिसका जवाब उन्होंने दिया है। तो इसलिए अब विशेषज्ञों के पास आने का वक्त हो गया है और विशेषज्ञों से हम जानेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है और साथ ही ये भी वो बताएं कि किसको किसान कब का हकदार बनाना है। जैसे कि सभी लोगों ने फसलों के नाम बताए जो चारे वाली हैं, उनमें से कुछ लोगों ने क्या है रबी के चारों के नाम भी बता दिए, किसी ने बरसीम बता दिया है। तो इस तरह से बरसीम क्या है, रबी की फसल है, सभी लोग जानते हैं, और बरसीम की खेती जो है रबी में की जाती है। जैसे लोबिया, बाजरा, मक्का, ये जो चीज़ें बताई हैं ये इस समय बुवाई हो सकती है इनकी। और जैसे ग्रीष्मकालीन मौसम चल रहा है इस समय, तो जिसके पास पानी का जो प्रबंधन है, सिंचाई का पानी अच्छा है, वो इस समय बुवाई कर सकते हैं। और जिनके पास पानी का प्रबंधन नहीं है, वर्षा आधारित मतलब खेती करते हैं वो, तो जुलाई के महीने में इन सभी जो बताई हैं ज्वार, बाजरा, लोबिया वगैरह, इनकी बुवाई किसान भाई कर सकते हैं और इसे चारा ले सकते हैं। तो इसमें जो लास्ट से सेकंड नंबर थे, उनका जो आंसर है वो काफ़ी हद तक सही है। उन्होंने जो भी फसलों के नाम बताए हैं वो इसी सीजन के हैं, ग्रीष्मकालीन और खरीफ सीजन के हैं। शैलेश जी जो हैं उनका आंसर ठीक है। तो देखिए शैलेश जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसलिए उन्हें किसान कब से नवाजा जाता है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी और कोशिश उनकी कामयाब हुई है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया शैलेश जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसलिए आपको किसान कब से यहाँ नवाजा गया। मैं ये भी कहूँगा विशेषज्ञों से कि वो बेहतर तरीके से बताएं हमारे दर्शकों को और किसान भाइयों को कि किस तरह से ये चारा जो है उगाया जा सकता है और कौन कौन सा चारा इसमें आता है। जो चरी की बात चल रही थी, बाजरे की बात चल रही थी, है ना, और मक्के की बात चल रही थी, तो इनकी जो वैरायटी है चरई, बाजरा, ये दो तरीके की वैरायटी रहती हैं। एक तो होती है कि जो हम अनाज के लिए उगाते हैं, दूसरा चारे के लिए उगाते हैं।
तो हमें जो सिलेक्शन करना है, जैसे मल्टी कट वाली चरी आती हैं, मल्टी कट मतलब 3 से 4 कटिंग 5 कटिंग भी हो जाती हैं उनकी, तो उससे क्या है हमें जो है जैसे इस समय बो दी हमने तो आपकी जुलाई तक जो है 4 कटिंग आपको मिल जाएंगी उसकी चरी की। तो मल्टी कट वाला चारा बोएं, जिससे क्या है बार बार बुवाई करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा आता है कि मक्का का भी मतलब कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो चारे के लिए हैं, उससे क्या है उसका फोलिएज काफ़ी अच्छा रहता है। तो मक्के का जो चारा है वो काफ़ी मतलब पौष्टिक रहता है, तो उसका भी मतलब चारे के रूप में उगाएं। और मैंने बताया था कि आपको जो चारा उगाना है उसमें दलहनी फसल को जरूर समावित करें। एक तो होता है कि लाइन में बुवाई कर दें, जैसे आपने 5 लाइन बाजरे की कर दी, उसमें उसके बीच में जो है 3 लाइन हमने 3 या 2 लाइन हमने लोबिया की कर दी। तो उससे क्या है हमारे को जब कटाई करते हैं या फिर मिक्स करके हमने बुवाई कर दी, तो मिक्स करने में क्या होगा, जैसे हमारा लोबिया में फलियाँ स्टार्ट हो जाती हैं 50 से 60 दिन के बाद में, उस समय ही जो हमारा लोबिया है, लोबिया का जो पहली कटिंग हो जाएगी, क्योंकि लोबिया एक बार कटेगा, तो लोबिया का जो चारा है हमें मिल जाएगा, उसमें प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो जो गर्मी में जो स्ट्रेस रहता है पशुओं में, जैसे गर्मी में लू वगैरह चलती हैं, तो उससे हरा चारा मिलेगा, प्रोटीन मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा उसे, तो उसके जो दूध जो उत्पादन है वो बना रहेगा, वो दूध उत्पादन कम नहीं होगा। जो चारा जो किसान भाई उगाते हैं वो किसी भी तरीके से केमिकल उसमें प्रयोग ना करें। जो दलहनी फसल है, लोबिया वगैरह है, उसमें काफ़ी फोलिएज होता है, और लोबिया की जो वैरायटी सिलेक्शन करना है हमें वो ऐसा करना है जो फोडर वाली हो, मतलब चारे वाली वैरायटी हो। उससे क्या है पूरा एरिया कवर कर लेगा वो। जब एरिया पूरा कवर हो जाएगा तो घास नहीं जमेगी, तो हमें केमिकल कोई भी डालना नहीं पड़ेगा। तो हमें जो पशुओं को चारा जो खिलाना है वो शुद्ध खिलाना है, उसमें किसी प्रकार का केमिकल का अंश नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे पशु का स्वास्थ्य सही रहेगा और जो कंजप्शन करेंगे उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो विशेषज्ञों द्वारा हरे चारे के बारे में आपने जाना, और अब हम आपको और भी कई सवाल पूछते हैं बीमारियों से जुड़े हुए। गर्मी में जो पशु हैं वो किन बीमारियों से जूझते हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न हम आप लोगों के सामने रखते हैं, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। गर्मियों में दुधारू पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये आपको बताना है, और अगर आप बता पाते हैं तो किसान कप के हकदार आप यहां इस मंच पर बन जाएंगे। तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी चिंता के आप जल्दी से बता सकते हैं और पा सकते हैं किसान कप। तो इसलिए हाथ उठाइए और बताइए कि किसको पता है कौन कौन सी बीमारियां दुधारू पशुओं में गर्मियों में हो जाती हैं। तो जल्दी देखिए, समंदर सिंह के पास काफी ज्ञान का समंदर है, इसलिए बताना चाह रहे हैं। जी मैं डॉक्टर से हूँ, रेवाड़ी हरियाणा से। जी गर्मियों में हमारे पशुओं में सबसे ज़्यादा रोग दस्त का लगता है, क्योंकि हमारा जो भूसा होता है वो बिल्कुल जैसे नया आया हुआ होता है, उसे हम अगर ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो पशुओं में दिक्कत आ जाती है। और एक अफारा का रोग है, वो भी गर्मियों में हमारे पशुओं में बहुत ज़्यादा होता है। और जबर जो बुखार जिसे हम बोलते हैं, जो लू लगने से या हमारा जैसे टेम्परेचर अधिक रहता है 3 साइड का, तो उससे भी बुखार वगैरह आ जाता है हमारे पशुओं को। तो हमें इन रोगों से ज़्यादा मतलब सचेत रहना चाहिए, ताकि हमारा पशु अधिक दूध दे और बीमारी से बचा रहे। ठीक है, तो देखिए समंदर सिंह बता रहे हैं कि अफारे का रोग हो, चाहे फीवर हो, चाहे दस्त हो, इस तरह की बीमारियां हमारे पशुओं को हो जाती हैं, जिससे बचाना बेहद ज़रूरी है। और भी किसान भाई हैं जो बता सकते हैं और किसान कब पा सकते हैं, तो इसलिए से जल्दी से खड़े हो जाइए। सर मेरा नाम परवीन है, मैं ईसापुर गांव दिल्ली से हूं। और आजकल गर्मियों में हमारे जानवरों में ज़्यादातर डायरिया जो खाना चेंज करने से होता है, और गलघोटू, थनैला, ऐसी बीमारी आती रहती है। तो गलघोटू, थनैला जैसी बीमारियां होती हैं, डायरिया होता है, ये प्रवीण कह रहे हैं, किसान हैं हमारे साथ, तो इसलिए वो बता रहे हैं। और भी किसान भाई हैं जो बता सकते हैं, और अगर सही जवाब देते हैं तो आपकी जानकारी और किसानों तक भी पहुंचेगी, उनके काम आ सकती है। तो जल्दी से और भी युवा किसान हैं जो बता सकते हैं और किसान कब भी पा सकते हैं और अपनी जानकारी को और किसानों तक भी पहुंचा सकते हैं। जल्दी से हाथ उठा लीजिए जिनको भी पता है कि गर्मियों में दुधारू पशुओं में कौन कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए लगातार हाथ उठा रहे हैं, और इससे आपसे मैं कहूंगा कि आप बताएं। मैं सुरेंद्र शौकीन, दीनपुर नजर दिल्ली से। गर्मियों में डायरिया, बुखार, नमोनिया, पीपीआर, गलघोटू, ये बीमारियां आ जाती है। तो सुरेंद्र जी भी वही बीमारियां रिपीट कर रहे हैं जो इससे पहले हमारे किसान चुके हैं, और लगातार वो भी बता रहे हैं कि ये बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों से पशु जूझते हैं। तो इसलिए मैं लगातार और भी कोशिश करूंगा, और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, जो सही जवाब देने पर किसान कब पा सकते हैं। तो इसलिए हम और किसानों से भी जानेंगे, और जल्दी से खड़े हो जाइए जो हाथ उठा रहे थे, जल्दी से बताइए। सर सुशील लांबा। सर हमारे यहाँ पे ज़्यादा तो ये
गलगोट की बहुत ज़्यादा बीमारी हमारे यहाँ चल रही है गर्मी में। इसके पैरों से आना, इसमें बहुत दिक्कत हो रही है मेरे पशुओं में, और दस्त लग जाते हैं, नमूनिया ये होते हैं सर जी। तो देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान भाई और लगातार बता रहे हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो पशुओं में हो जाती हैं। तो इसलिए मैं विशेषज्ञों से कहूंगा कि वो बताएं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो पशुओं में होती हैं, साथ ही ये भी डिसाइड करें कि किसको किसान कप का हकदार बनाना है। जैसे किसान भाइयों ने बताया है कि गर्मी में एक तो सबसे मेन जो है आपका जैसे ही भूसा बदलता है। अब जैसे नया गेहूं कटाई हुई है, जो नया भूसा निकला है, तो उसमें दो तरीके का आपका रहता है कि जैसे कि आपने भूसा बनवाया किस तरीके, जैसे एक तो कंपेन द्वारा बनवाया गया है या एक थ्रेशर मशीन द्वारा। तो उसमें अगर जब हम थ्रेशर से बनवाते हैं उसमें मिट्टी कम होती है, क्योंकि ये जो दस्त लगने का कारण है कि उसके अंदर एक तो मिट्टी ज़्यादा आती है और एक वो नया भूसा है। तो तभी मैंने थोड़ा सा बताया था जैसे पहले भी कि इसमें आप इस समय आपको एक तो डिवॉर्मिंग करवानी, जैसे कृमिनाशक आपको दवाई देनी चाहिए, और उसके साथ 3 से 5 दिन तक लीवर टॉनिक, तो ये आप अपने पशुओं को दो। और इसके साथ साथ जैसे कि मौसम का बदलाव हुआ है तो बुखार की समस्या, जो दुधारू पशु हैं उनमें दूध का कम हो जाना, जैसे एक ने अभी जवर का बताया कि मिल्क फीवर, कि अगर ज़्यादा हाई यील्डिंग बहुत ज़्यादा दूध देने वाली क्षमता वाला पशु है तो उसमें मिल्क फीवर का भी केस देखने को मिल सकता है। और जैसे ही हीट स्ट्रेस है, तो हीट स्ट्रेस क्या करता है, जो पशु की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम कर देता है। तो पशु इस समय ज़्यादा, जैसे जो नवजात हैं उनके अंदर भी दस्त की समस्या आ जाती है, और जो अपने दुधारू पशुओं हैं उनमें मिल्क फीवर हो ही गया, मेस्टाइटिस, थनैला रोग की, यानी कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, तो वो ज़्यादा चपेट में आने की उसमें कगार पे रहता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो भी हमारी इस हरा चारा है कि उसकी अच्छा हाई प्रोटीन डाइट हो, जिसके अंदर कि जैसे जो बताया गया था, तो जो आपका चारे के साथ जो आप अनाज डालते हैं तो उसके अंदर भी आप जैसे दलहनी फसलों का है कि चने का छिलका हो गया, इस तरीके की आप ऐड कर सकते हैं फीड में। तो वो एक इस टाइम प्रोटीन डाइट अच्छी देनी है पशु को जो दूध वाला है। और अगर जैसे कि जो भी आपके मार्केट में खनिज मिश्रण आ गए, जो सप्लीमेंट है कैल्शियम के, वो भी आप दे सकते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए जैसे आपके सुरेंद्र जी, इनका भी इन्होंने लगभग कवर तो लगभग दोनों ने ही किया है, तो वो इन्होंने एक बीमारी थोड़ी एक्स्ट्रा कवर कर ली, तो इनका थोड़ा ठीक जवाब है। तो सुरेंद्र जी का अनाउंस हो चुका है, इसलिए उन्हें किसान कप से यहां नवाजेंगे क्योंकि उन्होंने सही जवाब दिया है और इसीलिए उनको दिया जा रहा है किसान कप। इधर आ जाइए सुरेंद्र जी, जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। बहुत शुक्रिया सही जवाब देने के लिए सुरेंद्र जी। तो देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान, और किसान कप के हकदार किसान प्रश्न मंच पर लगातार बन रहे हैं, इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए बाकी बचे हुए सवालों का जवाब देने की। और इसलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं और जिसका जवाब आप लोगों को देना है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, गर्मियों के मौसम में कौन सी बीमारियां मुख्य हैं और उनका टीकाकरण कब करना चाहिए। तो गर्मियों के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां पशुओं में होती हैं और उनका टीकाकरण कब करवाना चाहिए, ये आपको बताना है। तो जल्दी से टीकाकरण के बारे में जो भी जानकारी रखता है हाथ उठा सकता है और बता सकता है, और किसान कब पा सकता है। तो देखिए शुरुआत पीछे से होने लगी है, लेकिन मैं कहूंगा कि आगे से भी लोग बताएं। जो किसान यहां मौजूद हैं जल्दी से खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए। दीपेश रघुवंशी, मध्य प्रदेश से हूँ सर। जैसा कि मतलब गर्मियों के संबंध में, बीमारी के संबंध में कई बार प्रश्न हो चुका है, बता चुके हैं लोग, लेकिन टीकाकरण के संबंध में सर कुछ महत्वपूर्ण टीकाकरण है, जैसे कि PPR का टीकाकरण है, एक मुँह पका खुरपका जिसे FMD कहा जाता है, एक एंटेरोटैक्सीमिया है और एक चेचक है। ये 4 प्रमुख रूप से टीकाकरण है जिन्हें जैसे कि मैंने पहला बताया था आपको टीकाकरण, जिसको सबसे पहले एक महीने में 2 से 3 मतलब 3-4 माह में उसको करवाना चाहिए, और उसके बाद 1 साल में उसका डोज देना चाहिए 3 साल बाद। और जो बाकी के 3 टीकाकरण हैं सर, उनको आपको लगभग 1 साल में रिपीट करते रहना चाहिए, जिससे कि पशुओं में ज़्यादातर बीमारियां मतलब ना आ पाएँ। तो देखिए दीपेश कोशिश कर रहे हैं और सही जवाब देने की, लेकिन और भी किसान भाई बहन हैं जो बता सकते हैं, जो किसान कप के हकदार यहां बन सकते हैं। तो इसलिए बिना संकोच किए, बिना चिंता किए जल्दी से यहां बताइए कि किसको जानकारी है कि कब टीकाकरण होना चाहिए। तो जल्दी से हाथ उठा सकते हैं और किसान कप पा सकते हैं, इसलिए बिना देरी किए हाथ उठाइए। समंदर सिंह के पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नंबर अभी तक नहीं आया, उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसलिए युवा किसान से जानते हैं कि उनके पास क्या जानकारी है। मेरा नाम मृत्युंजय है और मैं विलेज शिकारपुर से हूँ, दिल्ली से। जैसा कि अभी बताया
सबसे पहले एंथ्रेक्स और HS गलगैटू। इसमें क्या होता है, जब एट 6 मंथ के एज में उनको टीकाकरण करना चाहिए, उसके बाद 21 दिन के बाद बूस्टर लगाना चाहिए और वो 6 महीने बाद रिपीट करना चाहिए। ऐसे ही गोट पॉक्स है जो कि 3 महीने की एज पे लगता है। अपना CCPP का जो इंजेक्शन है वो भी 3 महीने की एज पे लगता है। PPR है वो भी 3 महीने की एज पे लगाना चाहिए। तो ये सभी जो हमारे वैक्सीनेशन है जो कि हमें डन रखनी चाहिए। ठीक है बिरतुन जी, बैठिए। और भी लोग हैं जो यहाँ इसका जवाब दे सकते हैं और यहाँ विनर बन सकते हैं, किसान कब पा सकते हैं और इस मंच पर अपनी राय रख सकते हैं। तो इसलिए और लोगों के पास भी हम आना चाहेंगे, और लोगों से भी समझेंगे, और लोगों से भी जानेंगे कि उनके पास क्या जानकारी है, क्या वो जानते हैं कि टीकाकरण कब होना चाहिए दुधारू पशुओं को, कौन कौन सी बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है, क्या उनको पता है कि कौन से टीकाकरण होते हैं। इसलिए यही जानकारी परखने के लिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। और भी यहाँ कुछ समझदार किसान हमारे साथ हैं। खड़े हो जाइए चरण सिंह जी, आप बताइए कौन कौन सा टीकाकरण और कब होना चाहिए। बीमारी से पूर्व मानसून से पूर्व ही टीकाकरण होना चाहिए। जैसे कि HS का है, गलघोटू का टीका, उसके समय से पूर्व कराएं तो फायदा है, नहीं तो बेकार है फिर लगाने का। तो बीमारी से पहले दवाई दे देनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि उससे सुरक्षित रखा जा सके। वैक्सीन पहले ही लगाई जाती है। PPR की वैक्सीन भी समय से पहले ही लगाई जाती है। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए यहाँ चरण सिंह भी बता रहे हैं कि उससे पहले ही वैक्सीनेशन कर देना चाहिए ताकि बीमारियों से बचाया जा सके अपने पशुओं को। तो इसलिए अब समय हो गया विशेषज्ञों के पास आने का, विशेषज्ञों से ये जानने का कि किसके लिए वो डिसाइड करेंगे कि कौन है किसान कब का हकदार। साथ ही ये भी बताएंगे कि कब होना चाहिए टीकाकरण और कौन सा होना चाहिए टीकाकरण। जैसे टीकाकरण की है कि जैसे दुधारू पशुओं में तो वो कि बीमारी से पहले बचाव, तो वो सबसे ज़रूरी है। तो इसके अंदर आपका जो अपने गाय भैंस के अंदर, जो मुख्यतः गाय भैंस के अंदर है कि FMD और HS कि मुंह पका, खुर पका और गलघोटू, इन दोनों का एक ही बाईवेलेंट वैक्सीन आती है कि जो हमें जैसे 3 माह का जब हो जाता है बच्चा तो उसका 3 माह पे आप करवाइए और उसकी बूस्टर डोज लगवा के फिर इसकी साल में 2 बार भी डोज लगती हैं जैसे जो सरकारी संस्थान में है। और जब अगर आप बाईवेलेंट यूज़ करते हैं तो वो एनुअली कि साल में 1 बार भी आप वो डोज लगवा सकते हैं। तो इसी तरीके के जैसे आपकी हो गई HS FMD, ऐसे ही एक ब्रुसेलोसिस जिसके अंदर की आप देखते हैं कि बच्चा पशु अबॉर्शन कर देता है कि बच्चा गिरा देता है, तो उसका भी टीकाकरण आपको करवाना चाहिए। और उसका आपका मान के चलिए जो 8 महीने से लेके 1 साल तक भी आप जा सकते हैं। वैसे 8 महीने तक है, 4 से 8 महीने तक की बछिया को वो सिर्फ लगता है कि जो भी आपकी फीमेल है बछिया या कटिया या तो उसको आप वो टीकाकरण करवा सकते हैं। तो वो आप करवा लेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी वो देता है कि उसको एक बार लगवा लेंगे तो पूरी उम्र उसको दोबारा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे इन्होंने कई PPR बताया जैसे बकरियों के अंदर है और है तो वो साल में 3 साल में 1 बार लगती है। इसी तरीके से जैसे बकरियों की ही अगर बात करें तो जैसे गर्मी में एंटेरोटॉक्सीमिया ET और TT, एंटेरोटॉक्सीमिया और टेटनस टॉक्सॉइड, इन दोनों की वैक्सीन लगती है। जब आप एक बार लगवा लेते हैं वो हर 6 महीने पे आप वो रिपीट करके रखें। और सबसे मेन जो चीज़ आपको ध्यान देने की है, जब भी आप टीकाकरण करवाते हैं तो आपको अपना देखना है कि पशु आपका स्वस्थ होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि वो पहले उसको दस्त लगे हो या वो किसी तरीके से उसको बुखार हो रखा हो, तो उस स्थिति में आपको टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए। पहले उसका इलाज करवा के फिर टीकाकरण के लिए आप जाएँ। तो ये थोड़ा सा एक इसका शेड्यूल भी रहता है। और जो जवाब की अगर हम बात करें तो जैसे ये युवा भाई इसने काफ़ी आपका सारी डिजीज़ भी कवर की हैं, जैसे PPR का भी बताया इन्होंने, बूस्टर डोज का भी। तो दीपांश का मैं थोड़ा जवाब सटीक इसको मानता हूँ। ठीक है दीपांश, आइए जोरदार तालियां बजाइए दीपांश के लिए, क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया और पहली पंक्ति में बैठकर कोशिश कर रहे थे लगातार और इनकी कोशिश कामयाब हुई है, सही जवाब दे पाए हैं दीपांश। इसलिए जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया दीपांश तो सही जवाब देने के लिए। और लगातार जिस तरह से हम सवाल कर रहे हैं, प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं हमारे किसान भाई, जिस सिलसिले को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। है
है? RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस सिलसिले को जो लगातार प्रश्नों का चल रहा है वो आगे बढ़ाते हुए एक और प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना है। प्रसंस्कृत उत्पाद क्या क्या पशुओं से लिए जा सकते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, प्रसंस्कृत उत्पाद क्या क्या पशुओं से आप ले सकते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कौन कौन से उत्पाद आप ले सकते हैं। तो देखिए, पीछे से हाथ उठने लगे हैं और इसलिए हम पीछे से पहले आगे से शुरुआत करेंगे क्योंकि आगे भी हाथ उठ चुका है, इसलिए आपसे जानते हैं कि प्रदीप जी बताइए। हाँ सर, क्यों पशुओं से हम उनका दूध ले सकते हैं और मांस जो है, और उनकी खालों से बैग बनाए जाते हैं, जैकेट्स बनती है जो है, और दूध से तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बन जाते हैं, जैसे आप मक्खन है, घी है, और इवन गॉट मिल्क से सोप भी बन रहा है आजकल जो है, काफ़ी जो उसकी कीमत काफ़ी अच्छी है। कसम खा ली अवार्ड लेने की आपने? कोशिश है। चलिए बैठ जाइए। और भी किसान हैं जो देखिए पीछे से हाथ उठा रहे हैं, इसलिए पीछे भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके पास क्या जानकारी है, क्या वो बता सकते हैं। तो इसलिए कौन कौन से, देखिए आगे से भी हाथ उठने लगे हैं। कुछ युवा किसान हैं जो अब तक हाथ नहीं उठाया था लेकिन इस सवाल पर हाथ उठाने लगे हैं, तो इसलिए उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहित रघुवंशी, MP से हूँ। हम पशुओं से दूध ले सकते हैं, गोबर ले सकते हैं, मांस भी ले सकते हैं, और मांस के अलावा कई कई प्रोडक्ट बनते हैं। दूध से भी कई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। गोबर का भी हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, और दूध से जैसे मक्खन हुआ, घी हुआ, और भी मिठाइयाँ हुई कई प्रकार की जिससे बन सकती हैं। ठीक है, मुंह में पानी आ गया, बैठ जाइए। देखिए, और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं, तो इससे उनसे भी जानते हैं। जल्दी से पीछे से हाथ उठा रहे हैं, इसलिए आप किसके पास आएंगे? MD यासीन फ्रॉम दीनपुर, नई दिल्ली से सर। दूध के साथ साथ सर, दूध से हम बना हुआ दूध है, मक्खन है, दही है और पनीर है। इससे दूध से ही कई चीज़ें बनती हैं। दूसरा, हम जैसे बकरी पालन से हम मांस का उत्पादन ले सकते हैं। तीसरा ये है कि हम उसके वेस्टेज, गोबर से जो उसका वेस्टेज है, उससे डिवार्मिंग खाद का आजकल बड़ा प्रकोप चला, जो केंचुए से बनता है, उससे हम ये फ़ायदा ले सकते हैं अपनी ऑर्गेनिक खेती के लिए, जो आजकल बहुत ज़रूरी है, जो यूरिया खाद को कम करता है और अपना ऑर्गेनिक खाद पे डिपेंड करता है। वो अच्छी फसल भी होगी और बेहतरीन भी होगी। ठीक है, बैठिए यासीन जी। तो देखिए, और भी किसान हैं जो हाथ उठा रहे थे, जिनसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि उनके पास क्या उत्तर है। तो इसलिए हाथ उठाने वाले जो लोग थे वो हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं। जल्दी से चरण सिंह जी आप खड़े हो जाइए। सर, दूध से दही, मक्खन, घी, खोया और धाप और मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ बना सकते हैं, और पनीर बना सकते हैं। अन्य प्रोडक्ट बनते हैं, और मिठाइयाँ में दुनिया भर की बनती हैं, दूध से ही बनते हैं सब। बैठ जाइए चरण सिंह जी। सूखा पाउडर भी बना सकते हैं दूध का। तो दूध से दूध, दही, मक्खन, पाउडर, तमाम ऐसी चीजें जो खा सकते हैं वो बना सकते हैं, ये चरण सिंह जी का कहना है। और भी यहाँ कुछ किसान हैं जो बता सकते हैं। नरेश जी खड़े हो जाइए। हाँ जी सर, हर पशु, दुधारू पशु से हम मांस के ऊपर नहीं वो कर सकते। बकरी वगैरह है, भेड़ है, इनसे हम मांस की वो कर सकते हैं। अब इनसे दूध, दही, घी, पनीर, लस्सी इत्यादि हम ले सकते हैं, पी भी सकते हैं। हाँ, बैठिए। अच्छा, ठीक। तो देखिए, तमाम किसान हैं जो बता रहे हैं दूध, दही, लस्सी, ऐसे प्रोडक्ट और ऐसी चीज़ें हम बना सकते हैं जिससे दुधारू पशुओं के लिए ये देने वाली चीज़ें होती हैं, और ये जवाब उन्होंने दिया है। तो इसलिए अब इस पर विशेषज्ञों से हम जान लेते हैं कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक था, साथ ही वो बेहतर जानकारी भी हमारे दर्शकों को दें। सभी ने जवाब काफ़ी हद तक ठीक दिया है, पर हमें चुनना एक को है। तो मैं प्रवीण जी को कहूँगी कि उनका जवाब काफ़ी अच्छा था, और तो उनको हम कर सकते हैं। पर प्रसंस्कृत उत्पाद की बात आती है जो पशुपालन में आपका, क्योंकि हर पशु का अलग अलग उत्पादन के लिए काम होता है। गाय भैंस हम पालते हैं तो दूध के लिए, और दूध से कई उत्पाद आपका है, आपका पनीर है, घी है, दही है, लस्सी है। और सबसे बड़ी बात, आज के समय की अगर बात करें, खासकर हम जब शहरों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप देखते हो कि प्रसंस्कृत उत्पाद यानी कि पैकेट फॉर्म में आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा चलन है। आपको मतलब दूध जैसे आप और भी कई डेयरी वगैरह ठंडा पैकिंग पे करके देती हैं, तो यानी कि आपके घर तक दूध सुरक्षित रहता है। तो ये भी एक प्रसंस्करण की
कड़ी है जिसमें आपको करना कि ठंडा दूध आपने डेयरी से लिया और घर तक पहुंचाया, तो ये काम भी काफ़ी अच्छा इस तरीके से काम करके हम एक कहेंगे ना दुगनी आय वाला काम वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपका पनीर है, दही है, आपको सब पैक फॉर्म में भी मिलता है। तो इसी तरीके से घी है, और अगर यही चीज़ अगर हमारा जैविक हो गया, मतलब जैविक उत्पाद के रूप में आ गया, तो दाम उसके 4 गुना हो जाते हैं। तो ये भी आप प्रसंस्कृत उत्पाद बना सकते हैं। इसके अलावा आपने दूध का पाउडर, जब जैसे गर्मियों में दूध कम हो जाता है तो दूध का पाउडर का इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह भी बनाती हैं, तो दूध का पाउडर भी बनाया जा सकता है। फिर खोया आपका, जिसका कि मिठाइयों के लिए उपयोग होता है, तो इनके लिए किया जा सकता है और इससे काफ़ी अच्छी कमाई ली जा सकती है। आइए जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, क्योंकि इन्होंने जो कसम खाई थी वो पूरी हो गई है और अब इनको दिया जा रहा है किसान कप। जोरदार तालियां। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ इस वक्त उज्वा में जो कृषि विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे सीधा पूछ लेते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा किसानों के लिए, पशुपालन के लिए क्या क्या कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा जो दिल्ली के जो पशुपालक हैं या पशु जो रखते हैं उनके लिए विभिन्न कार्य कर रहा है। इसमें हम जो है विभिन्न प्रशिक्षण जो पशुपालन के हैं कि आप डेयरी के लिए हम प्रशिक्षण यहाँ देते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, कि भाई अच्छे से आप कैसे डेयरी कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सी नस्ल लेनी है, उसके लिए क्या क्या आपने सावधानी रखनी है, उसकी पूरी जानकारी हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से देते हैं। साथ ही साथ हम एक एडवाइजरी भी देते हैं किसानों को कि भाई आपके जो है, अब जैसे गर्मी का मौसम है तो इस समय कौन सी समस्या हो सकती है, तो हम 15 दिन में फ़ोन के माध्यम से यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो दिल्ली के किसान हैं उनको भी जानकारी देते हैं। साथ ही साथ कुछ समस्या जो किसानों के ये पशुओं में होती है कि कई बार जो है डिवोर्मिंग वाली जैसी अभी बात चल रही थी, बहुत देर से सारी चीज़ों पर चर्चा चल रही थी, तो उसके लिए हम ऑन फार्म ट्रायल भी किसानों के बीच में लगाते हैं। यानी कि हमने 4-5 पशुओं लिए, उसको हमने जो है वो दवाई दी, जो हम डिवोर्मिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं इसका क्या इफेक्ट रहा, सबसे अच्छी कौन सी दवाई है जो किसानों को प्रयोग करनी चाहिए अपने पशुपालन के क्षेत्र में। साथ ही साथ हम जो है फ्रंटलाइन डेमोस्ट्रेशन है वो भी जो है बहुत सारे पशुपालक के जो पशु हैं उनके यहाँ हम फ्रंटलाइन डेमोस्ट्रेशन भी लगाते हैं। उसके अलावा हम जो भी किसान भाई हैं इस क्षेत्र के जो पशु रखते हैं उनमें किसी तरह की कोई समस्या आती है तो वो समस्या के लिए हमें कई बार जो है वो फ़ोटो यानी कि व्हाट्सएप पे अपनी समस्या और अपने जो उनका पशु है उसके फ़ोटो खींच के हमको भेजते हैं। तो उसके लिए जो बेटर चीज़ हो सकती है, जो बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है, जो बेटर सलाह हो सकती है उस किसान के लिए, उस पशु के लिए, उसके लिए हमारे एक्सपर्ट जो हैं समय समय पर उनको जानकारी देते रहते हैं। किसान भाइयों, हमारे जैसे मैं प्रशिक्षण की बात कर रहा था, तो इसके लिए हमारे यहाँ जो आपका अगर हम बात करेंगे डेयरी पे, आप बात करेंगे जो गोट्री यानी कि बकरी पालन पे, साथ ही पोल्ट्री पे, ये भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण चलते रहते हैं। तो इसके लिए किसान भाई या तो हमें सीधे आके एक्सपर्ट से मिल के बता सकते हैं कि भाई मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, या हमारी जो वेबसाइट है कृषि विज्ञान केंद्र की उस पर भी वो जो है अपनी एक एप्लीकेशन भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी वो जानकारी भेज सकते हैं कि भाई मैं प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता। कृषि विज्ञान केंद्र निःशुल्क जितने भी प्रशिक्षण हैं वो सभी किसान भाई को निःशुल्क देता है। धन्यवाद। और लगातार देखिए ये जो सिलसिला था वो पूरा हो चुका है, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे थे, लेकिन अब आप लोग भी हमारे विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। तो 1 बाय 1 अपना हाथ उठा सकते हैं, हम उनके पास आएंगे और आपका प्रश्न विशेषज्ञों तक पहुंचाएंगे। तो जल्दी से हाथ उठाइए और पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। तो जो भी प्रश्न पूछना चाहता हो विशेषज्ञों से वो हाथ उठा सकता है और हम उसके पास आएंगे और वो अपना सवाल रख सकते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए, क्या सवाल है? सर ये पालक जो है इसको भी चारे की तरह यूज़ कर सकते हैं क्या? ये पालक जो है ये फसल है, इसमें इसका ज़्यादातर जो है बीज उत्पादन में प्रयोग करते हैं और जो किसान भाई इसका दूसरा ये खाने का काम आता है और इसे पालक सब्जी में माना जाता है। वैसे चारे के लिए इसकी रिकमेंडेशन नहीं है कि चारे में प्रयोग करें। इसके अलावा जैसे रबी के मौसम में ही इसका उगाया जाता है, तो रबी के मौसम में बरसीम सबसे अच्छी मतलब चारा है, बरसीम को आप उगाएं। और क्योंकि इसका जो बरसीम है इसके रिजल्ट भी हैं, क्योंकि दूध उत्पादन भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो पालक की बात कर रहे हैं इसे ना करके आप बरसीम वगैरह उगाएं तो अच्छा रहेगा। बरसीम है, जई है, ये चीज़ उगाएं।
तो देखिए आपका जवाब आपको मिल गया होगा, और भी कोई सवाल करना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठाए और खड़ा हो जाए। नाम सर, बताएं। हाँ जी, मेरा नाम प्रवीण है, दिल्ली से। मैं पूछना चाह रही हूँ इस जलवायु के अंदर क्या हम गाय की कौन कौन सी नस्ल पाल सकते हैं? अच्छा, जैसे अभी अच्छा सवाल किया आपने कि जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो जो हमारा कर रहे हैं कि हम देसी नस्लें कि जो कि इसके अंदर जो कि एक जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, कि जो इस जलवायु को सहन कर सके, जो 45 डिग्री 50 डिग्री तक का तापमान भी कर सके। तो जैसे हमारी जो गाय की देसी नस्लें हैं, जैसे साहिवाल है, गिर है, थार पारकर है, तो इनको आप कर सकते हो। कानकरेज है। तो इस तरीके की आप जो डिजीज़ रेजिस्टेंस हैं कि जो इस तापमान को सहन कर सकती हैं, क्योंकि वैसे गाय की आप देखते जो विदेशी नस्लें हैं तो उनके लिए फिर कूलर की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे हॉलिस्टन फ्रीजन है, आपकी जर्सी है। तो अगर हम वो व्यवस्थाएं ना करके हम अपनी देसी नस्लों को आगे लाएं और उनको पालें तो वो काफ़ी हमारे लिए लाभदायक भी हैं और उनमें बीमारियां भी कम आएंगी और वो इस मौसम को सहन कर सकती है। तो अच्छा उत्पाद भी उनका, दूध उत्पादन भी अच्छा रहेगा। तो किसान प्रश्न मंच पर प्रश्न हमने पूछे, उत्तर दिए हमारे किसान भाई और बहनों ने, जिसका डिसाइड किया हमारे विशेषज्ञों ने, और उनको किसान प्रश्न मंच पर किसान कप से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां बजाइए, शुक्रिया अदा कीजिए हमारे विशेषज्ञों का। और हमारे किसान भाई, आप लोग भी वक्त निकालकर इस मंच पर पहुंचे, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। तो फिर किसी नई जगह नई जानकारी के साथ तमाम किसानों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। किसान प्रश्न मंच की तमाम टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।